Ji, Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing well. In today's lecture, we are going to discuss the second topic of the Pakistan Penal Code, which is a portion of our subject Criminal Law, जो कि आपके semester 2 LLB 4 year program का है. और इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द जर्नल एक्सप्लेनेशंस. अच्छा, कोई भी कानून जब भी बनता है तो उसमें एक स्पेसिफिक पोर्शन रखा जाता है कि जिसमें उस कानून में जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी उनको किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा, उनका क्या मतलब लिया जाएगा. अब कुछ कवानीन में इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से भी इसको ऐड किया जाता है, कुछ कवानीन में इसको डेफिनेशंस के नाम से भी ऐड किया जाता है, और कुछ कवानीन में इसको जर्नल एक्सप्लेनेशंस के नाम से भी ऐड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर इसको पाकिस्तान पीनल कोड में जो हमारा सेकंड चैप्टर मौजूद है जर्नल एक्सप्लेनेशन का, अगर इसको देखा जाए तो इसका नाम डेफिनेशंस क्यों नहीं रखा गया, इसको एक्सप्लेनेशन क्यों रखा गया है. तो इसको अगर सबसे पहले हम डिस्कस करें तो देखें, डेफिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी चीज को डिफाइन नहीं बल्कि एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. कैसे? अब पाकिस्तान पिनल कोड में ही एक सेक्शन है जो हमें जेंडर के बारे में बता रहा है. अब जेंडर को उसमें डिफाइन नहीं किया गया, बट ये कहा गया है कि अगर पूरे के पूरे पाकिस्तान पिनल कोड में कहीं पे भी वर्ड ही आएगा तो इससे मुराद ऑल जेंडर्स लिए जाएंगे. ही का वर्ड अगर कहीं पे पाकिस्तान पिनल कोड में आ रहा है तो इससे मुराद शी भी होगा, ट्रांसजेंडर्स भी होंगे, जितने भी जेंडर्स हैं सारे के सारे इससे मुराद लिए जाएंगे. अब वो जो जेंडर का पोर्शन है वो बेसिकली जेंडर वर्ड को डिफाइन नहीं कर रहा बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जहां पे भी ही का वर्ड आएगा तो उससे मुराद शी भी लिया जाएगा और तमाम जेंडर्स जो हैं उससे मुराद लिए जाएंगे. सो दैट्स व्हाई पाकिस्तान पिनल कोड में जो है वो डेफिनेशंस की बजाय ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है इसका नाम जर्नल एक्सप्लेनेशन रखा गया है. अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि सेक्शन 6 से सेक्शन 52 तक ये वो सेक्शंस हैं जो जर्नल एक्सप्लेनेशंस के साथ डील कर रहे हैं कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आपके पाकिस्तान पिनल कोड में यूज हो रही हैं उनसे मुराद क्या लिया जाएगा. अच्छा, एक टॉपिक हमारे पाकिस्तान पिनल कोड का है जर्नल एक्सेप्शंस का. मिक्स नहीं करना, जर्नल एक्सप्लेनेशंस जो हैं ये इससे मुराद वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो पाकिस्तान पिनल कोड में यूज हुई हैं और उन टर्मिनोलॉजी से क्या मुराद लिया जाएगा. और इसी से जो अगला हमारा चैप्टर है वो जर्नल एक्सेप्शंस का है. एक्सेप्शन से मुराद ये है कि अगर कहीं पे कोई चीज बयान की गई है तो हो सकता है कि किसी सेक्शन में उस चीज को लिमिट भी कर दिया गया हो. फॉर एग्जाम्पल, कि अगर जर्नल एक्सप्लेनेशन में यह लिखा हुआ है कि भाई जेंडर अगर कहीं पे ही आ रहा है तो इससे मुराद तमाम जेंडर होंगे, लेकिन हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान पीनल में किसी एक सेक्शन में जाके एक्सेप्शन भी मौजूद हो. यानी कि हो सकता है कि किसी सेक्शन में यह लिखा गया हो कि भाई इस सेक्शन की हद तक ही से मुराद सिर्फ ही लिया जाएगा, मेल जेंडर ही लिया जाएगा, उससे मुराद फीमेल या वो तमाम जेंडर नहीं लिए जाएंगे कि जो जर्नल एक्सप्लेनेशन के चैप्टर में जो है वो फॉल करता है. सो ऑल द एक्सप्लेनेशन, ऑल द डेफिनेशन, ऑल द इंटरप्रिटेशन और ऑल द पीनल प्रोविजंस मेंशन इन अ पाकिस्तान पीनल कोड ऑल आर सब्जेक्ट टू द जर्नल एक्सेप्शंस, जो आपका अगला चैप्टर जो आपके पाकिस्तान पीनल कोड का है. सो वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करते हैं. बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. सेक्शन 6, अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन 6 ये बताता है कि जितनी भी एक्सप्लेनेशंस हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, ऑल आर द सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस. पाकिस्तान पीनल कोड में आपके सेक्शन 52 तक तमाम एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, लेकिन हर एक्सप्लेनेशन से मुराद ये नहीं है कि पूरे पाकिस्तान पीनल कोड में एज इट इज ही समझा जाएगा, बल्कि अगर किसी प्रोविजन में स्पेसिफिकली कोई एक्सेप्शन दे दी गई है कि भाई इससे मुराद सिर्फ एक जेंडर लिया जाएगा, यानी कि सिर्फ या ही जेंडर लिया जाएगा या शी जेंडर लिया जाएगा, तो उसमें एक्सेप्शन लग जाएगी. उस हद तक फिर एक्सप्लेनेशन आपके चैप्टर 2 वाली जो है वो काउंट नहीं होगी. सेक्शन 7 हमें क्या बता रहा है कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड रिमेन द सेम थ्रू आउट द कोड. अगर किसी एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन जो है वो बयान कर दी गई पाकिस्तान पीनल कोड की किसी भी प्रोविजन में,
तो उसकी इंटरप्रिटेशन या उसका मीनिंग जो है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान पीनल कोड में सेम लिया जाएगा, मां सिवाय के कोई जर्नल एक्सेप्शन ना कहीं पे आ जाए। सेक्शन 8 वही जेंडर की बात, ही और हिज आल्सो इंक्लूड शी एंड हर। कहीं पे अगर ही का वर्ड आ रहा है तो उससे शी भी मुराद लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा हुआ है ही शैल बी पेनलाइज विद इंप्रिजनमेंट फॉर द 10 ईयर, तो यहां पे ही शैल बी से मुराद सिर्फ मेल जेंडर नहीं है, अगर कोई फीमेल जेंडर ने भी अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया है तो वो भी उस कैटेगरी में जो है वो फॉल कर जाएगा, क्योंकि आपका सेक्शन 8 जो पाकिस्तान पीनल कोड का है वो कैटेगोरिकली एक चीज को बता रहा है कि ही से मुराद शी भी लिया जाएगा और हिज से मुराद हर भी लिया जाएगा। अच्छा, सेक्शन 9 नंबर की बात करता है कि अगर कहीं पे एक सिंगुलर नंबर आ रहा है तो इससे मुराद प्लूरल भी लिया जाएगा। किस तरह? अगर ये कहा जा रहा है कि इफ अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस, तो इससे मुराद ये नहीं है कि कोई एक ही बंदा अगर ऑफेंस कमिट करेगा, क्योंकि पर्सन का वर्ड आ गया है। इससे मुराद हमने ये लेना है कि पर्सन से मुराद पर्सन्स भी हो सकता है। एक शख्स ने, अगर देखें एक सेक्शन की वर्डिंग लिखी है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक शख्स जो है वो लायबल होगा, या अ पर्सन लिखा हुआ है तो वो सिर्फ एक पर्सन और एक शख्स ही लायबल होगा, या ही शैल बी लायबल तो वो एक ही बंदा है, बल्कि इससे मुराद एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। बट अगर कहीं पे प्लूर, इसी के वाइस वर्सा चले, कहीं पे अगर प्लूरल का वर्ड आ रहा है तो उससे मुराद सिंगुलर भी लिया जाएगा, और कहीं पे अगर सिंगुलर का वर्ड आ रहा है तो इससे मुराद प्लूरल भी लिया जाएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं सेक्शन 10 को। हमारा सेक्शन 10 बता रहा है कि मैन मीन्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज एंड वुमेन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। यहां से मुराद, मैन से मुराद वो नहीं है कि कोई एज को कैटेगराइज कर दिया गया है, बल्कि अगर कहीं पे मैन का वर्ड आया है तो वो मैन किसी भी एज का हो सकता है, वुमेन का वर्ड आया है तो वो किसी भी एज की वुमेन जो है वो हो सकती है। सो दैट्स व्हाई ये आपकी एक्सप्लेनेशन क्लॉज जो है, ये चैप्टर 2 जो है आपके पाकिस्तान पीनल कोड का, ये चल रहा है, ये चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं पे डिफाइन भी करेगा, बट मेजोरिटी ये चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। देखें किस तरह, ही से मुराद शी भी लिया जाएगा, सिंगुलर नंबर से मुराद प्लूरल नंबर भी लिया जाएगा, प्लूरल नंबर से मुराद सिंगुलर नंबर भी लिया जाएगा। तमाम डेफिनेशन सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस होंगी। पूरे पाकिस्तान पीनल कोड में अगर कहीं पे किसी चीज को एक मर्तबा एक्सप्लेन किया गया तो पूरे के पूरे पाकिस्तान पीनल कोड में अगर वो वर्ड बार बार कहीं पे भी आ रहा होगा तो उससे मुराद वही एक्सप्लेनेशन को लिया जाएगा। मैन से मुराद किसी भी उम्र का मैन हो सकता है, वुमेन से मुराद किसी भी एज की फीमेल जो है, वुमेन जो है वो हो सकती है। तो ये चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो दैट्स व्हाई इस चैप्टर का नाम जो है वो जनरल एक्सप्लेनेशंस जो है वो रखा गया है। सेक्शन 11 की तरफ चलते हैं जी, पर्सन। अच्छा, इसके पर्सन के ऊपर पूरी की पूरी एक जूरिस्प्रूडेंशियल एक अप्रोच है, एक फिलॉसफी है कि पर्सन से मुराद सिर्फ और सिर्फ, यहां पे आपको सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश ये करूंगा कि पर्सन से मुराद सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन नहीं है, यानी कि ह्यूमन बींग्स मुराद नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी लीगल सेपरेट एंटिटीज भी मौजूद है कि जिसको कानून जो है उसने पर्सन का दर्जा दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज, या इसके अलावा जो आपकी गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट जो होती है, इनको भी पर्सन का दर्जा दिया गया है, और इनको हम बोलते हैं सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटीज। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल पर्सनैलिटीज। नेचुरल पर्सनैलिटीज में तो इंसान आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग आ गए, कोई भी जेंडर आ गया, लेकिन जो आर्टिफिशियल लीगल एंटिटीज होती हैं उनको भी पर्सन का दर्जा हासिल है। एग्जाम्पल ये दूंगा कि अगर आप लोगों ने बैंक पे कोई केस करना है तो वो बैंक के किसी बंदे के नाम पे आप केस नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट उस बैंक के नाम पे आप केस करेंगे। अगर बैंक ने आप पे एफआईआर करवानी है तो बैंक भी अपने नाम से मुस्तगीस बन के आपके खिलाफ जो है वो एफआईआर करवाएगी। सो मीनिंग देयर बाय कि बैंक इज अ पर्सन, लीगल पर्सन, लीगल पर्सनैलिटी है, तो बैंक जो है वो खुद एक राइट रखती है टू सू एंड टू बी सूड। उस पर दावा हो भी सकता है और वो दावा कर भी सकता है। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 21 को देखते हैं। अच्छा, सेक्शन 21 और इसी के साथ एक सेक्शन आपका आता है जो कि सर्वेंट ऑफ द स्टेट के हवाले से है, उसको भी मैं इसके साथ आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट से मुराद हर वो शख्स जो पब्लिक को सर्व कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट के सेक्टर में आता है या नहीं आता, बट अगर वो सर्व कर रहा है पब्लिक को, ही और शी अमाउंट्स टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। जजेस की बात करें, जजेस, अच्छा अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड के देखें तो काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन यहां पे
सिंपल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम इसको 2 लाइंस में एक्सप्लेन किया गया है ताकि इजीली आपको याद रहे। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 21 को देखेंगे, जजेस का पूरा एक पैराग्राफ है, ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस का पूरा पैराग्राफ है, पुलिस ऑफिसर्स का पूरा पैराग्राफ है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए, वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में जो है फॉल करते हैं। अब पब्लिक सर्वेंट से मुराद हर वो शख्स जिसका काम क्या है, पब्लिक को सर्व करना। एक जज है, जज चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक गवर्नमेंट को भी सर्व कर रहा है, लेकिन बेसिक पर्पज अगर उसका देखा जाए तो वो पब्लिक को सर्व कर रहा है। इसी तरह आपके जो ऑफिसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस होते हैं वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट तो हैं, साथ साथ पब्लिक सर्वेंट भी हैं। आपके इसी तरह जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ऑब्वियसली वो सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट हैं क्योंकि सरकार से वो तनख्वाह ले रहे हैं, बट एज वेल एज वो आपके पब्लिक सर्वेंट भी हैं। उनकी ड्यूटीज में शामिल है कि उन्होंने पब्लिक को सर्व करना है। इसी तरह जो कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे के सारे लोग वो होते हैं कि जो एक स्टेट के सर्वेंट तो होते ही हैं, साथ साथ पब्लिक सर्वेंट भी होते हैं। तो आपकी दो डेफिनेशंस या दो एक्सप्लेनेशन आपके पाकिस्तान पीनल कोड में अगर आप बेयर एक्ट जो है उसको ओपन करके देखेंगे तो एक डेफिनेशन आपकी आ रही है सर्वेंट ऑफ द स्टेट की, एक डेफिनेशन आपकी आ रही है पब्लिक सर्वेंट की। अक्सर स्टूडेंट इन दो डेफिनेशन में कंफ्यूज होते हैं कि सर सर्वेंट ऑफ द स्टेट, पब्लिक सर्वेंट, इनमें फर्क क्या है। सर्वेंट देखें, सिंपल समझाने की कोशिश करूंगा कि सर्वेंट ऑफ द स्टेट मीन ऐसा शख्स जो रियासत को सर्व कर रहा है और सर्विस के बदले में वो अपनी पे ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है। सरकारी मुलाजिम आम जबान में अगर समझाने की कोशिश करूं तो वो आपका होता है सर्वेंट ऑफ द स्टेट। अच्छा, अब सर्वेंट ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्वेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किस तरह? अगर एक शख्स है जो सरकारी मुलाजिम है, रियासत का मुलाजिम है, ऑब्वियसली सर्वेंट ऑफ द स्टेट है, लेकिन उसकी ड्यूटीज में शामिल है कि उसने पब्लिक को भी सर्व करना है। किस तरह? जज की एग्जांपल ले लेते हैं। जजेस, जज तनख्वाह लेता है, ऑब्वियसली वो रेम्यूनरेशन ले रहा है, और साथ ही साथ वो जो है वो पब्लिक को सर्व भी कर रहा है। सो जो जज होगा वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट भी है और पब्लिक सर्वेंट भी है। इसी तरह जो पुलिस ऑफिसर होता है, पुलिस ऑफिसर सरकार से तनख्वाह भी ले रहा है, इसका मतलब है कि सर्वेंट ऑफ द स्टेट भी है और साथ साथ पब्लिक को सर्व भी कर रहे हैं। सो मीनिंग देयर बाय कि पुलिस ऑफिसर जो हैं वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट भी हैं और पब्लिक सर्वेंट भी हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। सेक्शन 22 बात कर रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी की। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल समझाने की कोशिश ये करूंगा कि इस मूवेबल प्रॉपर्टी हर वो प्रॉपर्टी जो मूव कर सकती है। अब इसको समझने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम जरा थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है कि जो मूव नहीं कर सकती। अब कौन सी प्रॉपर्टी है जो मूव नहीं कर सकती? ऑल द प्रॉपर्टीज अटैच्ड विद एन अर्थ, जो जमीन के साथ अटैच होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका मकान, आपका प्लॉट, स्टैंडिंग क्रॉप्स, ट्रीज, हर वो चीज जो जमीन के साथ अटैच है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और हर वो चीज जो जमीन के साथ अटैच नहीं है वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। अच्छा जी, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, इससे मुराद ये है कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी बेनिफिट अगर इलीगली गेन किया है, अनलॉफुल मीन्स से अगर आपने किसी चीज को गेन किया है, इट अमाउंट्स टू रॉन्गफुल गेन। और अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को लूज किया है अनलॉफुल मीन्स के थ्रू तो वो आपका रॉन्गफुल लॉस होगा। सिंपल इज दैट, आपने कोई प्रॉपर्टी गेन की या कोई प्रॉपर्टी लूज की। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की तो आपने प्रॉपर्टी लूज की और उसके बदले में जो आपने अमाउंट ली वो आपने प्रॉपर्टी गेन की। सो लूजिंग भी आपकी लॉफुल होनी चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी की, और गेनिंग भी आपकी जो है वो लॉफुल होनी चाहिए, दोनों रॉन्गफुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गेन किया अनलॉफुल मीन्स के थ्रू या लॉस किया अनलॉफुल मीन्स के थ्रू, दोनों सिचुएशन में आपको रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के जो है वो कैटेगरी में फॉल करा देगा और वो इलीगल हो जाएगा। सेक्शन 24 को देखते हैं जी। डिसऑनेस्टली, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, कोई भी ऐसा एक्ट जो आपने किया या ओमिशन किया और इस नियत से कि उसकी वजह से या तो किसी शख्स को रॉन्गफुल गेन हो
यानी कि नाजायज फायदा हो, या किसी भी शख्स को रॉन्गफुल लॉस हो या नाजायज नुकसान हो, तो वो एक्ट जो आपका डिसऑनेस्ट एक्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट क्या होता है कि आपने इंटेंशनली, जानते बूझते हुए किसी शख्स को डिसीव किया। फ्रॉड को समझने के लिए एक वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, और वो वर्ड है एक्टिव कंसीलमेंट का। और ये वर्ड आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जहां पे फ्रॉड को एक्सप्लेन किया गया है। एक्टिव कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट मीन जानते बूझते हुए किसी चीज को छुपाना। एग्जाम्पल यहां पे ये दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मोबाइल फोन को सेल करना है और मुझे पता है कि एक मोबाइल फोन में डिफेक्ट है, कोई मटेरियल डिफेक्ट है, अब मुझे पता है लेकिन मैं अगले शख्स को नहीं बता रहा, तो ये मैं एक्टिव कंसीलमेंट कर रहा हूं, जानबूझ के छुपा रहा हूं। तो ये जो मेरा एक्ट जो है ये फ्रॉडुलेंट एक्ट कंसिडर किया जाएगा। डिस्टिंक्शन को थोड़ा सा देख लें जी। डिसऑनेस्टली मीन फोकसिंग ऑन रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। इसमें आपका जो फोकस होता है डिसऑनेस्टली में, वो नाजायज गेन या लॉस के हिसाब से होता है। फ्रॉडुलेंट में देखा जाए तो धोखा, डिसेप्शन, आपने किसी को धोखा देना है तो वो फ्रॉडुलेंट की डेफिनेशन में जो है वो फॉल कर जाएगा। अच्छा, धोखा देने के लिए प्रॉपर्टी की इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। सम टाइम आप विदाउट द यूज ऑफ और इंटरफेरेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी आप किसी को धोखा जो है वो डिसीव कर सकते हैं। अच्छा जी, 26 सेक्शन को देखते हैं जी। रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव से, अच्छा इसको जरा रीड करते हैं। मैन इज सेड टू हैव अ रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट इज प्रोबेबली ट्रू। आपने कोई ऐसी रीजन क्रिएट कर दी, कोई बात किसी शख्स को कही और ऐसी रीजन क्रिएट हो गई कि अगले शख्स ने उस चीज पे यकीन कर लिया, और सिर्फ यकीन नहीं किया बल्कि यकीन करने के बाद उस पर एक्ट भी कर लिया, तो दैट वुड अमाउंट टू रीजन टू बिलीव। अब हो सकता है कि आपने जो उसे स्टेटमेंट दी, जो बात कही, बेसिकली वो फ्रॉड पे मबनी हो, लेकिन अगले शख्स ने, आपने चूंकि रीजन ऐसी दी कि अगले शख्स ने उसके ऊपर बिलीव कर लिया, और बिलीव करने के बाद उसके बाद एक्टेड अपॉन भी हो गया, उसके ऊपर एक्ट भी कर लिया, तो ये आपकी रीजन टू बिलीव की कैटेगरी में। अच्छा जी, सेक्शन 27, प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट्स इज डीम्ड टू बी इन द पोजेशन ऑफ द हस्बैंड और मास्टर। याद रखें, आप क्रिमिनल लॉ के मुताबिक ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है, ये मेरी बीवी के पास है। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरे क्लर्क के पास प्रॉपर्टी है जी, मेरे पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये मेरे सर्वेंट के पास प्रॉपर्टी है। तो सेक्शन 27 आप पाकिस्तान पीनल कोड का वाजे तौर पर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि इफ एनी प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ योर वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, वो डीम किया जाएगा, तस्वुर किया जाएगा कि वो आपकी अपने पोजेशन में ही है। सो ये पोजेशन के हवाले से एक सेक्शन। सेक्शन 29, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के हवाले से कि देखें, सिर्फ जरूरी नहीं है कि कागज पे अगर कोई चीज लिखी हुई है तो इट अमाउंट्स टू बी अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन ये है कि एनी मैटर, कोई भी चीज एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, जो कि लिखी हुई है या बयान की गई है, अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज के ऊपर, चाहे वो दीवार के ऊपर है, चाहे वो दरख्त के ऊपर है, चाहे वो जमीन के ऊपर है, चाहे वो किसी बोर्ड के ऊपर है, चाहे वो कागज के ऊपर है, चाहे वो इवन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, किसी कंप्यूटर पे है, मैसेज है, वीडियो है, वट एवर। सो एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय लेटर्स, लेटर्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, मार्क्स के थ्रू। अब चाहे जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, चाहे वो लेटर्स में लिखी है, फिगर्स में लिखी है, कोड वर्ड में लिखी है, या वो कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, उसका मकसद यह है कि किसी चीज को समझाना, रिकॉर्ड करना, बताना। अगर कोई ऐसी चीज कहीं पर भी लिखी है तो इट अमाउंट्स टू बी अ डॉक्यूमेंट। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सेक्शन 30, वैल्यूएबल सिक्योरिटी ये कहती है कि आ डॉक्यूमेंट, अब ये डॉक्यूमेंट के साथ आपने सेक्शन 30 को अटैच करना है, ये हर वो डॉक्यूमेंट, अच्छा पहले इसको रीड करते हैं। डॉक्यूमेंट विच इज और प्रपोज टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय अ लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश और रिलीज्ड, और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी और हैज नॉट अ सर्टेन लीगल राइट। अच्छा, इससे सिंपल समझाने की कोशिश ये करूं तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी से मुराद ये है कि हर वो डॉक्यूमेंट कि जिसकी वजह से कोई कानूनी राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड बढ़ रहा है, ट्रांसफर मुंतकिल हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट लिमिट हो रहा है, एक्सटिंग्विश खत्म हो रहा है, रिलीज या वेव हो रहा है। अब देखें, मिसाल ये दूंगा कि मुआयदा बै जो होता है, सेल डीड, आप कोई भी चीज को अगर प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को अगर आप सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक मुआयदा करते हैं। अब उस मुआयदे के तहत क्या हो रहा है कि जो बायर है उसका इंटाइटलमेंट का राइट क्रिएट हो रहा है, और जो सेलर है
उसका राइट ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड दी बायर, ठीक है, उसका राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है, रिलीज हो रहा है और उसका क्रिएट हो रहा है। अब ये डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये है कि जो सेल डीड है, मुआयदा बै जो है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के जुमरे में काउंट हो जाएगा। लेकिन कहानी यहां तक कंप्लीट नहीं है, आगे हम ये भी देखते हैं। और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस, अब उसके ऊपर वो बंदा इस चीज को एक्नॉलेज भी कर रहा हो। किस तरह कि बायर के सिग्नेचर होंगे, सेलर के सिग्नेचर होंगे, सेलर साइन कर रहा होगा कि मैं अपने बकायमी होश आवास में अपनी प्रॉपर्टी जो है फलां को ट्रांसफर कर रहा हूं, सिग्नेचर। बायर इस चीज को एक्नॉलेज कर रहा होगा कि बिल्कुल जी मैं इतने अमाउंट के इव्स जो है इस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा हूं, आई एम अ बायर। अब वो क्या है, इसके ऊपर साइन कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट। अब उन पार्टीज ऐसा डॉक्यूमेंट के जो लीगल राइट को अगर क्रिएट कर रहा है, तो जिस शख्स के लीगल राइट को क्रिएट कर रहा है या जो लीगल राइट को ट्रांसफर कर रहा है, तो उनके एक्नॉलेजमेंट का होना भी जरूरी है। अब उसकी वजह से एक चीज ये हो रही हो कि किसी की लीगल लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो या किसी का लीगल राइट क्रिएट हो रहा हो, तो ये भी आप ऑब्वियसली सेल डीड की एग्जांपल अपने माइंड में रखें कि अगर एक प्रॉपर्टी सेल हो रही है, एक बायर है, एक सेलर है, बायर भी साइन कर रहा है, सेलर भी साइन कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक पार्टी का राइट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इसकी वजह से क्या है कि दूसरे पार्टी का राइट जो है वो रिलीज हो रहा है या एक्सटिंग्विश हो रहा है, खत्म हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका वो सेल डीड है, उसको हम जो है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी काउंट करेंगे जी। सेक्शन 33 है एक्ट। पूरे पाकिस्तान पीनल कोड में एक्ट का, अगर एक्ट मीन कुछ करना, ये वो एक्ट कानून वाला नहीं है, एक्ट मीन कुछ करना। इससे मुराद ये है कि अगर एक एक्ट हुआ या सीरीज ऑफ एक्ट्स हुए, एक एक्ट ये है कि ए ने बी को फायर किया, वो मर्डर हो गया, दिस दैट्स अ सिंगल एक्ट। अब सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकते हैं। ये क्या है जी, वो घर में ट्रेसपास करके गया, पहले उसने चोरी की, चोरी करने के बाद एक शख्स जो है वो जागा उठा, उसने उसको देख लिया, उसने अपनी जान बचाने के लिए उसका मर्डर कर दिया, फिर इस तरह करते करते सीरीज ऑफ एक्ट भी आ सकते हैं। सो पूरे के पूरे पाकिस्तान पीनल कोड में अगर कहीं पे वर्ड एक्ट आ रहा है तो इससे मुराद सीरीज ऑफ एक्ट्स भी लिया जाएगा। उसके बाद ओमिशन है, तो ओमिशन में भी सेम, एक ओमिशन है या सीरीज ऑफ ओमिशन है तो सेम, एक्ट और ओमिशन और वाइस वर्सा। पूरे आपके पाकिस्तान पीनल कोड में अगर कहीं पे वर्ड एक्ट आया है यानी कि कुछ करना, तो उससे मुराद ओमिशन भी लिया जाएगा यानी कि कुछ ना करना। अगर कहीं पे वर्ड ओमिशन आया कुछ ना करना, तो इससे मुराद एक्ट भी लिया जाएगा यानी कि कुछ करना। सो वॉलंटरीली 39 वॉलंटरीली ये कह रहा है कि अगर कोई काम किसी ने अपनी मर्जी से किया तो वो वॉलंटरी एक्ट जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद ऑफेंस की डेफिनेशन है, हर वो एक्ट और ओमिशन जो पाकिस्तान पीनल कोड में जिसको पनिशेबल करार दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल कत्ले अम्द पनिशेबल है, उसकी सजा पाकिस्तान पीनल कोड में मेंशन है, तो वो ऑफेंस है। इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर भी एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर पाकिस्तान में या किसी भी कानून में जो कि पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, कोई स्पेशल लॉ है या चाहे कोई लोकल लॉ है, अगर उसमें भी किसी एक्ट को पनिशेबल डिक्लेयर किया गया, फॉर एग्जांपल एंटी टेररिज्म एक्ट जो कि इंसदाद दहशत गर्दी का कानून है, उसका सेक्शन 7 सजाएं बताता है और ये बताता है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में फॉल करेंगी। अब वो एक स्पेशल लॉ है जो स्पेशल ऑफेंसेस को डील कर रहा है। अब पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक भी वो ऑफेंस होगा, क्योंकि इसका सेक्शन 40 कैटेगोरिकली ये बता रहा है कि या तो पाकिस्तान पीनल कोड में अगर किसी ऑफेंस को पनिशेबल कर दिया गया, किसी एक्ट को या ओमिशन को, तो वो ऑफेंस कहलाएगा, या किसी स्पेशल और लोकल लॉ किसी और में भी अगर उसको पनिशेबल कर दिया गया तो पाकिस्तान पीनल कोड की नजर में उसको हम ऑफेंस कंसिडर करेंगे। उसके बाद सेक्शन 44 है जी इंजरी। इंजरी मीन नुकसान। यहां पे इंजरी से मुराद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि किसी को जख्मी कर देना, इससे मुराद है कि एनी हार्म, किसी भी किस्म का हार्म इलीगल, कि जिसकी वजह से किसी के पर्सन को नुकसान, किस तरह, उसकी बॉडी को, उसके माइंड को, उसकी रेप्यूटेशन को, उसकी प्रॉपर्टी को। एक शख्स उसके जिस्म को नुकसान करना, उसके माइंड का कोई नुकसान कर देना, उसकी रेप्यूटेशन का नुकसान कर देना या उसकी किसी प्रॉपर्टी का नुकसान कर देना, ऑल आर अमाउंट्स टू बी अ इंजरी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड। उसके बाद लास्ट जो हमारा इस टॉपिक का सेक्शन है, सेक्शन 52 गुड फेथ। गुड फेथ की डेफ, ये आपको ये वर्ड बार बार पाकिस्तान पीनल कोड में मुख्तलिफ जगहों पे मिलेगा। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। अच्छा, अगर कोई भी काम आप विद ड्यू केयर एंड अटेंशन नहीं करेंगे, प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ नहीं करेंगे,
तो वो आपका गुड फेथ की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। एग्जांपल ले लेते हैं सेक्शन 88 जो कि जनरल एक्सप्लेनेशन के चैप्टर में आता है, कि जो डॉक्टर्स को ज्यादा डील करता है कि अगर एक डॉक्टर सर्जिकल ऑपरेट कर रहा है और उसने ऑपरेशन जो है विद ड्यू केयर एंड अटेंशन नहीं किया, तो इससे मुराद यह है कि उसने वो एक्ट जो है वो गुड फेथ में नहीं किया। सो अगर हर वो एक्ट जो आप गुड फेथ में करना चाहते हैं तो उसका एक ही एसेंशियल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड कि वो आपका ड्यू केयर और अटेंशन के साथ होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको जितनी भी एक्सप्लेनेशंस हैं वो मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा दी है। ये हैंडआउट भी अगर किसी को चाहिए होगा तो वो आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर मैं आप लोगों को हैंडआउट भी शेयर कर दूंगा। इसमें सारी की सारी जो जनरल एक्सप्लेनेशन बताई गई हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट जनरल एक्सप्लेनेशन है वो बताई गई हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ डेफिनेशन ज्यादा भी हैं पाकिस्तान पीनल कोड को, अगर आप इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।